राजवाड़ों का विलय समझ रहे थे। राजवाड़ों का विलय, राजवाड़ा क्या होता था? राजवाड़ा जो था राजाओं का, जहां पर शासन हुआ करता था। आपको पता है ब्रिटिश इंडिया जो पहले भारत थी वो दो भागों में विभक्त था। एक तो वैसे स्थान जहां अंग्रेजों का शासन था, जहां अंग्रेज शासन करते थे, जैसे पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, बिहार, इन सब पे अंग्रेज का शासन था। और एक वैसे स्थान जहां पर कुछ कुछ राजा महाराजा भी शासन करते थे। तो दो भागों में विभाजित था। तो जब आजाद तो हो गया, अंग्रेजों ने आजादी दे दी, लेकिन अंग्रेज ये कह करके चले गए थे कि जितने भी यहाँ रजवाड़े हैं वो सभी आजाद हो गए। अब रजवाड़े का अपना मन है कि अगर वो चाहेगा तो भारत में मिल सकता है, पहला कंडीशन। अगर वो चाहेगा तो पाकिस्तान जा सकता है, दूसरा कंडीशन। अगर चाहे तो वह अपना खुद का एक राष्ट्र भी बना सकता है। आई तीन बात बोल करके अंग्रेज जाते जाते गया, बर्बाद करके गया। तो सारे रजवाड़े का मन बढ़ गया और कहता है क्या कि हम खुद का राष्ट्र बनाएंगे। तो कुछ कुछ रजवाड़े जो है मिले, भारत में मिल गए, सहमति पत्र पर समझौता किए। लेकिन कुछ कुछ रजवाड़े, जिसमें त्रावणकोर का जो राजा था, यहाँ पर लिखा हुआ है त्रावणकोर का जो राजा था, उन्होंने घोषणा किया कि हम जो है किसी से नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। हम भारत में नहीं मिलेंगे, ना पाकिस्तान में जाएंगे। बड़ा समस्या था, ये बोल दिया। अब इसी को देखते देखते हैदराबाद का निजाम भी यह घोषणा कर दिया। क्योंकि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था उस समय? निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। ठीक है। तो हैदराबाद का जो शासक था, राजा था, उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम भी क्या करेंगे, हम भी भारत में नहीं मिलेंगे, ना पाकिस्तान जाएंगे, हम हैदराबाद को एक अलग देश बनाएंगे। अब बड़ा समस्या था उस समय, हैदराबाद बीचों बीच में था भारत के बीच में, और अगर एक देश बनता तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती। तो इन सब समस्याओं का सामना जो है, कहता है कि लगभग सभी रजवाड़ों में शासन लोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था। मतलब वहां की प्रजाओं को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं था। यहाँ पर शासन और लोकतांत्रिक होगा, ठीक है, और लोकतांत्रिक, यानी जितने भी रजवाड़े थे जो राजाओं का शासन था, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं थी। लोकतांत्रिक मतलब क्या? जनता का शासन नहीं था, और लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासन चलाया जाता था। यानी उसमें जनता का अधिकार ही नहीं दिया जाता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, इस तरह से जो है। तो वहां के जो प्रजा भी क्या हो गए, तो जो है प्रजा भी क्या हो गए, मतलब परेशान हो गए। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में कौन सी व्यवस्था लागू हुई? लोकतांत्रिक, यानी जहां पर जनता सर्वोपरि होता है। तो धीरे 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 लोगों ने इस बात को समझा और विद्रोह भी किए, आगे हम लोग समझेंगे। तो वहां पर अलोकतांत्रिक का अधिकार किसी को नहीं था। अगले दिन ही हैदराबाद का निजाम ने भी यह घोषणा कर दिया कि हम भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। अब इसको देखते देखते भोपाल का नवाब भी संविधान सभा में नहीं गया। संविधान सभा की जब बैठक बुलाई गई तो भोपाल के सभा, भोपाल का जो यहाँ पर जो नवाब था, भोपाल के शासक को नवाब कहा जाता था, तो यहाँ के जो नवाब थे वो भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। इसका भी अलगे मन था। तो ऐसा ऐसा कंडीशन था, जो कुछ रजवाड़े थे जो भारत में विलय होना नहीं चाहते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं अब हम लोग। रजवाड़े के विलय में सरदार पटेल की भूमिका सबसे बाबू बेहतरीन है। ये कि सरदार पटेल की भूमिका देखेंगे, और ये इंसान को ऐसे ही नहीं लौह पुरुष कहा जाता था, हम कल भी बताए थे। इतना बेहतरीन दिमाग लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि लगभग सभी रजवाड़े को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल कर लिया। यानी जितने भी 565 रजवाड़े थे लगभग सबको हस्ताक्षर करा लिया कि देखिए भारत में मिल जाइए, यहाँ पर आपको ये व्यवस्था मिलेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो वहां पर लोग भी वहां पर उसका शामिल हो गया, राजा भी सहमति बना दिया। लेकिन कुछ कुछ जैसे हैदराबाद हो गया, इसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग जो देखेंगे इधर मणिपुर देखेंगे, इन सब में जो है शासक यहाँ भारत में मिलना नहीं चाहता था। तो इन सब में अलग प्रक्रिया से जो है यहाँ पर बनाया गया, उसको विलय किया गया। समझा गया? रजवाड़े को अपनी मनमर्जी से जो रास्ता चुना है उसे चुनने दे, है ना, रजवाड़े को अपनी मनमर्जी से रास्ता चुनने दे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस कदम का विरोध किया। यह करना सरदार पटेल के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है। कहता है कि वहां के जो नेता थे, वो कुछ कुछ नेता यह चाहते थे कि जो जो रजवाड़ा का मन है करने दो। लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे वो ये नहीं चाहते थे। रजवाड़े का मन होगा वो अपना देश बना लेगा, फिर टुकड़ा हो जाएगा भारत का, समस्या हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस इसके क्या थे? विरोधी थे। अब कहता है कि जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बाबू यहाँ पर छोटे छोटे कई रजवाड़े थे, छोटे छोटे कई रजवाड़े थे। जैसे सौराष्ट्र में 14 और 119 छोटे छोटे रजवाड़े थे। इनको एक करने में इन लोगों को बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि जो छोटे छोटे रजवाड़े थे वो कोई कुछ बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे, कोई मिलना चाहते थे, कोई नहीं मिलना चाहते थे, उनकी अलग समस्याएं थी। तो इनको एक करने में काफी
समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी ये एक हुए। अभी जो हम लोग देख रहे हो बाबू, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये ऐसे थोड़ी ना था, ये कई रजवाड़ों में बटे हुए थे, राजाओं का शासन हुआ करता था, इनको एक किया गया, और तब ना आज जो है हम लोग 28 राज देखते हैं। वो भी 28 राज पहले कहाँ था, पहले तो 14 राज था, 14 15 14 12 13 14 राज था। फिर भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन हुआ, आगे समझेंगे हम लोग, ठीक है, इसी क्लास में समझेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं बाबू। कहता है कि जो भी रजवाड़े के शासक 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हुआ और भारतीय संघ में अपने विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। कहता है कि जितने भी भारतीय शासक थे यानी रजवाड़ा थे, उन्होंने आजादी से पहले भारत में कहा कि ठीक है, हम भारत में विलय होना चाहते हैं, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो इस जो सहमति पत्र था, ये जो पत्र था, डॉक्यूमेंट था, उसको क्या कहा जाता है बाबू? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत जितने भी रजवाड़े थे जो सहमति अपना दिए थे कि हम भारत में मिलेंगे, उसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? अब कहता है कि इस पत्र में हस्ताक्षर का मतलब रजवाड़े भारतीय संघ या भारत के अंग बनने के लिए तैयार है। यानी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर अगर जो साइन किया है, वो इसका मतलब ये था कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। कहता है कि सरदार पटेल रियासतों के शासक को एक पत्र में कहा था, यानी ये जो देख रहे हो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही है बाबू, सबसे बड़ी स्टेच्यू अभी इसी का बना हुआ है। भारत की विश्व की सबसे लंबी स्टेच्यू जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखता है जितने भी रियासत है, रियासत का मतलब जो छोटे छोटे जो राष्ट्र लिखा, कहता है देखिए भाई साहब, आप इतने छोटे बड़े राजवाड़ों में बटे हैं, सबको एक देश करना मुमकिन नहीं है, तो हमारा कहना यह है कि हम सभी मिलजुल करके क्या हो जाएं, एक हो जाएं, नहीं तो फिर पिछले के तरह अंग्रेज आएगा कूट के चला जाएगा। अलग अलग रहेंगे, एकता में रहेंगे तभी ना कोई नहीं मारेगा जी। अलग अलग रहेंगे फिर कोई कूट देगा और फिर हमारा राज हथिया लेगा, तो फिर भारत टूट जाएगा। तो इन्होंने यही बातें क्या कही, पत्र में कहा था 1947 के आसपास कि हम भारत के इतिहास के एक उस यादगार पल पे हैं, यानी जब भारत आजाद हो गया था तभी ना रजवाड़ों को विलय करने की नीति चल रही थी, तो हम उस यादगार पल पे हैं, है ना, कि जहां साथ मिलकर चले तो देश को एक महान नई बुलंदियों पर ला सकते हैं। क्योंकि भारत आजाद हो चुका था और सब लोग एक साथ हो जाएंगे तो भारत को एक नई बुलंदियां पर ले आएंगे। सोचिए उन महान नेताओं सबका सोचिए कि भारत देश के लिए कितना बड़ा ये कदम उठा रहे थे। आजकल के नेताओं को क्या मतलब है, देश के लिए सोचेगा, अपना बाप बेटा भाई सब के लिए सोचता है। बात समझ में आ रहा है? कहता है कि देश की बुलंदियों को हम एक नई इतिहास या नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं, उस जगह पे हम खड़े हैं, अगर आप लोग साथ दे तो। बात समझ में आ रहा है? पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम और अप्रत्याशित विधाओं के घेरों में होंगे। कहता है अगर हम लोग में एकता नहीं होगी तो हम लोग कई सारे अप्रत्याशित विधाओं में घेरे होंगे, बाहरी व्यक्ति भी आकर के हम लोगों से जीत जाएगा, जैसा कि हम लोग परिणाम भुगत चुके हैं। पहले अंग्रेज आया, शासन कर लिया, क्यों? एकता के अभाव में। हर जगह रजवाड़ा बटा हुआ था, अलग अलग राजाओं का शासन था। अंग्रेज आया, एक एक करके कूट रहा था, एक एक करके हरा रहा था, हराते हराते अंग्रेजों के पास इतना सेना हो गई, कोई जीत ही नहीं पाया उससे। तो एकता के अभाव में तो कहता था कि एक हो जाइए, ठीक है। कहता उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेगी। अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर सम्माननीय की भलाई में साथ मिलकर कदम नहीं निभाया, तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सब में, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको घेर लेगी और परिणाम क्या होगा? बुरा होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहते हैं कि अगर हम सब एक नहीं हुए तो फिर हमें कोई ना कोई अराजकता घेर लेगी या कोई ना कोई ऐसी अप्रत्याशित विधाएं के घेरे में होंगे, और हम में से कोई, चाहे बड़े हो चाहे कोई छोटे हो, कोई रजवाड़ा बड़ा था कोई रजवाड़ा छोटा था, वो किसी को भी हम लोग विधाओं के घेरे में होंगे, किसी को कहीं कोई नहीं बचेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रजवाड़े को एक पत्र में लिख करके कहा कि आप सभी लोग क्या हो जाइए, मिल जाइए भारत में, और हम भारत के एक नई इतिहास की बुलंदियों पर लेकर के चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये बातें सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 को रियासत को एक पत्र में लिखता है। कोई किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं।
कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950, यानी आजादी हो गया था 47 में ही, 1950 में है। अब कहता है कि यह आजादी के लिए जो आंदोलन हो रहा था उसके नेता थे। थोड़ा इसके बारे में परिचय देख लेते हैं, ठीक है, ये क्या थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो आजादी हो रही थी उसके आंदोलन के नेता थे। दूसरा, यह कांग्रेस के भी नेता थे, यानी कांग्रेस के भी नेता थे। महात्मा गांधी के ये अनुयायी थे, अनुयायी का मतलब कह लो, शिष्य कह लो, या मानने वाले थे, महात्मा गांधी को ये मानते थे। कहता है भारत के आजाद होने के बाद उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी यह रह चुके थे, ठीक है। सतत संघ में देशी रियासतों को मिलने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका, यानी भारत को देशी रियासतों को भारत में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की रही थी। यही ना, सबको विलय विलय सबको जो है जितने भी रजवाड़े थे उस पत्र लिख करके कहा कि हम सब एक हो जाएं, क्योंकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित के घेरे में होंगे, कोई भी विदेशी आक्रमण करके हमें तोड़ सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इनकी भूमिका रजवाड़ों को मिलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कोई दिक्कत? चलिए, इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है इसका जीवनी देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कहता हैदराबाद का विलय। अब देखिए हैदराबाद का जो निजाम था, खचरा देख रहे हो, बहुत यहाँ बहुत ये थे, मुस्लिम थे, बहुत खतरनाक थे, ये मिलना ही नहीं चाह रहा था। अब इसका कहानी बताते हैं। देख रहे हो हैदराबाद बाबू, यहाँ देखो हैदराबाद, उस समय हैदराबाद पूरा फैला हुआ था, मुंबई बम्बई जितना देख रहे हो सब हैदराबाद का ही हिस्सा था। और हैदराबाद अपना खुद का देश बनाना चाह रहा था, ये मिलने ही नहीं चाह रहा था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल करे तो करे क्या, जबरदस्ती नहीं ना किसी को मिला सकते हो। अंग्रेज कह के गया था कि अगर चाहे तो आप अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं। अब भैया इसी का पालन कर रहा था, तो सब वो यहाँ के कोई नेता अब क्या करेगा, उसे आजादी थी, वो नहीं मिलना चाहेगा तो नहीं मिलेगा, आप क्या कर लोगे, जबरदस्ती किसी को मिला नहीं सकते हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहता है छोड़ दो, अब मत, अब छोड़ दो, अभी कुछ देर ठहर जाओ, अस्थिर रहो। ये लोग चुपचाप हो गए। अब ये जो थे, ये हैदराबाद का जो निजाम देख रहे हैं, ये क्या किया, अब इसका जो व्यवहार था बाबू, व्यवहार किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति सबसे अभद्र व्यवहार था। यानी इसके राज में, शासन काल में किसी को आजादी नहीं थी। अब कहता है कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले देख लेते हैं, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। यह दुनिया का सबसे दौलतमंद लोगों में से एक था, सबसे ज्यादा दौलत थी इसके पास। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, यह चारों तरफ से भारत से घिरे थे। आज भी इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो महाराष्ट्र तथा कर्नाटका में है। ये हैदराबाद के बारे में बताती है। हैदराबाद भारत के चारों ओर से घिरा था। अब बीच में एक देश बन जाता तो कितना बड़ा समस्या हो जाता, देश अलग से कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कठिनाई थी, लेकिन ये लोग एक नहीं होना चाहते थे। आगे समझते हैं। अब कहता है कि निजाम चाहता था कि हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत किया जाए, यानी ये चाहता था कि हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत ही रहने दिया जाए। अब कहता है कि निजाम ने 1947 के नवंबर में शांति बहाल रखने के लिए भारत के एक साथ समझौता किया, लेकिन सिर्फ यह 1 साल के लिए था। इसी बीच हैदराबाद में निजाम के शासक के खिलाफ एक भयंकर आंदोलन हुआ। हैदराबाद का जो निजाम था, शांति बहाल करने के लिए भारत से तो समझौता किया, लेकिन केवल 1 साल के लिए, कि हम 1 साल के लिए भारत से समझौता करेंगे, ठीक है, भारत हम में हस्तक्षेप कर सकता, हम भारत में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसी बीच क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल चुप हो गए, तो ठीक है रहने दो अभी। इसी बीच आंदोलन हो गया, क्योंकि निजाम क्रूर था, जनता की भलाई ठीक ठाक से नहीं करता था। तो ये इसी बीच क्या हो गया, किसान आंदोलन हो गया। किसान लोग, वहां के जितने भी गरीब लोग, सब आंदोलन कर दिया। अब आंदोलन कर दिया तो ये देखता ही तो हमरे हमरे खिलाफ आंदोलन कर दिया। अब क्या किया जाए, अब ये क्या किया, अर्धसैनिक बल लगा दिया। अर्धसैनिक बल का मतलब था सेना का कुछ बल आंदोलन को शांत करने में लगा दिया। अब अर्धसैनिक बल जो लगाया उसको कहते हैं, उसको देखिए क्या कहते थे, राजाकार कहते थे। वो जो अर्धसैनिक का बल लगाया ना, उसको राजाकार कहा जाता, ठीक है। अ, है ना, कहता है कि एक अर्धसैनिक बल तैयार किया जिसे राजाकार कहा जाता था। ये जो राजाकार थे, इनको कोई मतलब नहीं था किसान है या महिलाएं हैं या गरीब हैं या बच्चे हैं बुजुर्ग, एक एक करके कूट रहा था। अब ये जो अर्धसैनिक बल थे, जो राजाकार थे, सबको पीट रहे थे, सबको मार रहे थे। इसमें जनता में और आक्रोश भर गया। जितने भी जनता थे सब भारत सरकार के पास गया, कहा सर मदद कीजिए। बस समझ में आ रहा है, मदद कीजिए। अब इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल, रुको अब यही तो मौका था, जनता चाहिए रहा है कि उसको हटाए,
और जब जनता शामिल था तो राजा का कौन था? इधर से सेना भेजा, सब ही राजा को के जितना भी राजाकार था इस अर्धसैनिक बल सबको थपूच दिया पकड़ करके। निजाम का शासक कहा महाराज अब हमें छोड़ दीजिए, हम माफी मांगते हैं, अब हम आप भारत में विलय होने के लिए तैयार है। और उसे से हस्ताक्षर कराया गया, फिर जो है हैदराबाद भी क्या हो गया, भारत में विलय हो गया। तो ये कहानियां थी हैदराबाद के साथ, बहुत उड़ता था यहाँ के निजाम। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ये वाला पॉइंट? चलिए 1947 सितंबर में भारतीय सेना और निजाम के सैनिकों के शासक के साथ कुछ दिन युद्ध हुआ और अंत में जो है वहां के सेना आत्मसमर्पण कर दिया और वो जो है हैदराबाद भारत में क्या हो गया, विलय हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। राजाकार लूटपाट मचे और हत्या करना शुरू कर दिया था, वो किसी को नहीं छोड़ता था, रेप उप कर देता था महिलाओं सबका, इतना अत्याचार करता था, तभी ना यहाँ के किसान लोग वहां थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कहता मणिपुर का विलय। अब मणिपुर भी नहीं शामिल होना चाहता था, तो जो शामिल नहीं होना चाहता था, जिसको स्पेशल तरीके से विलय किया गया है उनको समझिएगा। मणिपुर भी उनमें से एक था बाबू। अब कहता है कि आजादी के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह, कौन थे बाबू? बोधचंद्र सिंह थे, और भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन महाराज जनमत के दबाव में आकर 1948 के जून में चुनाव करवाए और मणिपुर की संवैधानिक रियासतों में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। कहने का मतलब ये हो गया कि जो मणिपुर का जो महाराजा था, क्या था? बोधचंद्र सिंह की आजादी से पहले देखिए कब, डेट नहीं दिया है जी। अच्छा, आजादी से पहले जो है इन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर किया। ठीक है, हम भारत में विलय होने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आजाद हो गया भारत, तो आजाद हो गया भारत, तो कहा हम ना विलय होंगे, अब हम नहीं विलय होंगे, फिर से हमारा राजतंत्र। राजतंत्र देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। फिर से ये वहां पर जो अपना मणिपुर में राजा का शासन यानी लोकतंत्र, क्या ये लोकतंत्र को हटा दिया? नहीं, लोकतंत्र तो था ही नहीं पहले से। राजतंत्र क्या किया? राजतंत्र रियासत को शुरू कर दिया। अब बड़ा अफरा तफरी का माहौल था, सिग्नेचर किया लेकिन कहा हम भारत में विलय नहीं होंगे। तो अब देखो कहता है कि यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था? यही दिया था, यानी जो मणिपुर था। क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव कि सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत, सार्वभौमिक का मतलब होता है सबको मत डालने का अधिकार, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, फटे पुराने कपड़े, जो भी महिलाएं, औरत, पुरुष, बच्चे जो 18 साल से ऊपर हैं, वो सभी मत डालने के अधिकार है उनको। ये सबसे पहला लागू करने वाला जो राज्य कौन था? मणिपुर था। याद रखिएगा, मणिपुर सबसे पहला सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत को अपनाने वाला भारत का पहला भाग था। कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर रियासत को भारत में मिला दी जाए, और वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। जो कांग्रेस के जो नेता थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस के नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, ये चाहते थे कि मणिपुर को भी भारत में मिलाया जाए। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी था, देख रहे हो नेता सब, कि यहाँ पर मणिपुर को मिलाया, सोचो देश के लिए नहीं सोच रहे थे। अरे भाई, चुनाव विरोध करो तो अच्छी चीजों के लिए विरोध करो। अब मणिपुर, इधर कांग्रेस का नेता चाहता था कि मणिपुर को विलय कर दिया जाए भारत में, लेकिन कुछ जो अपोजिशन होते थे, जैसे अपोजिशन, अभी देखो अपोजिशन का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे अभी देखो बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस अपोजिशन में है, तो उस समय कांग्रेस सत्ता में होगी थी कि मणिपुर का विलय हो, जबकि कांग्रेस ये बात चाहती थी। ठीक है, तो भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला और महाराजा ने हस्ताक्षर कर दिया और सफलता पूर्वक जो है मणिपुर को क्या हो गया, भारत में मिला दिया गया। भारत सरकार दबाव डाला, देखिए हम यहाँ पर आजादी देंगे, ये वो कुछ प्रेशर से भी दबाव डाला और मणिपुर का लगा ठीक है भैया, हम अकेले स्वतंत्र राष्ट्र के क्या करेंगे, भी कोना में था मणिपुर है तो यहाँ पर था, देख रहे हो मणिपुर का, ठीक है हम भारत में विलय होने के लिए तैयार हैं। और कुछ ही दबाव के कारण जो है मणिपुर भारत में विलय हो गया। तो हैदराबाद कंप्लीट, निजाम वहां पर, इसके बाद मणिपुर भी कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब कहता है कि महात्मा गांधी जनवरी 1948। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब चूंकि भारत बहुत बड़ा था और यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में ओडिया, जम्मू कश्मीर में सिंधी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, ये सब अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, मलयालम था, उर्दू था, हिंदी था, है ना, ये सब भाषाएं बोली जाती थी। तो अब यहाँ के लोग क्या कर दिए, कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर भी राज्य का गठन होना चाहिए, हमारा ही भाषा हमारा ही राज होना चाहिए। आगे पढ़ाएंगे अभी।
कहता है यदि प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी जोड़ बढ़ेगा, हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। यानी गांधी जी कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा, एक भाषा एक राष्ट्र एक भाषा होनी चाहिए, बस समझ में आ रही है? ये गांधी जी कहते हैं और ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। कहता है कि राज्यों का पुनर्गठन, इतना राज्य तो भारत में आ गया, लेकिन राज्य तो आ गया तो वहां के लोग आंदोलन कर दिए कि हमरा ई भाषा है, इतना दूर में हम ई भाषा बोलते हैं, हमरा एक अलग क्षेत्र होना चाहिए, हम ठीक है भारत में है लेकिन हमरा ये अलग राज्य होना चाहिए, है ना। जैसे तमिल वाले के लिए तमिलनाडु, पंजाब वालों के लिए पंजाबी, पंजाबी वालों के लिए पंजाब, ठीक है। तो ये सब भाषा भाषा के आधार पर फिर से कहा कि ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ठीक है, राज्यों का एक पुनर्गठन किया जाए, और उन्होंने क्या किया, एक जो है अधिवेशन किया। कहता अभी भी पूर्ण रूप से राष्ट्र का निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, अब भाषा का आधार पर राज्य का गठन हो, ऐसे में लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया, यानी जो जिस भाषा में बोलते हैं जिस एरिया में, वहां वो राज्य भी हो जाना चाहिए। तो सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, यानी नागपुर में ही एक अधिवेशन हुआ था, यानी आजादी से पहले देखो 1920 ईस्वी में ही ये बात कहा गया था कि ठीक है भाषा के आधार पर भी कुछ कुछ राज्य होंगे, लोग को पता था, लोग तहलका मचा दिया कि भाषा के आधार पर भी क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्र कांग्रेस ने भी इस सिद्धांत को मान लिया। आजादी और बंटवारे के बाद फिर से स्थितियां बदली, नेताओं ने सोचा अगर भाषा के आधार पर बंटवारा होगा तो देश फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी पहले तो साइन कर दिया था कि ठीक है भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे, लेकिन फिर जब आजादी मिली, स्थितियां बदली, तो सबको डर लगने लगा कि भैया अगर जो है भाषा के आधार पर बांटेंगे तो यहाँ कुछ अलग भाषा बोलने वाले लोग, वहां कुछ और, ऐसा नहीं है कि तमिल बोलने वाला सिर्फ वहीं पे, और भी तो कई दूसरे जगह महाराष्ट्र में भी है, तो अलग अलग जगह पर भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो अब ऐसे कैसे बंटवारा करें, फिर पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर जो बांटे थे। तो यहाँ पर नेताओं को डर लगने लगा कि फिर से देश का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। फिर कहता है किसी बीच लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और मांग उठा आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बने, और जितने भी राजनीतिक पार्टी थी तेलुगु भाषा, वह सभी इसके पक्ष में थे। सरकार भी अब तक कोई फैसला नहीं लिया। इसी को देखते हुए कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठ गए, और इन भाई साहब का 56 दिनों के बाद क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसा हुई, और मद्रास में अनेक विधायकों ने इस्तीफा देकर इसका विरोध किया, और आखिरकार 1952 ईस्वी में दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य की घोषणा कर दी। बात समझ में आ रहा है? तो आंध्र प्रदेश को अलग राज्य किया गया कब, 1952 ईस्वी में। यहाँ जो ये पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने भूख हड़ताल को बैठ गया, अनशन को बैठ गया, हालांकि ये भी स्वतंत्रता सेनानी नेता ही थे। ये भूख हड़ताल पे बैठ गया, कहा जब तक आंध्र प्रदेश अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक हम भूख हड़ताल को नहीं। बेचारा 56 दिन के बाद मर ही गया, और ये मरा तो पूरा आंदोलन होना शुरू हो गया आंध्र प्रदेश में, और अंततः यहाँ के विधायकों ने भी क्या क्या इस्तीफा देना दिया, राज्य बनाइए नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे। अब राजनीतिक पार्टियां हैं, विधायक इस्तीफा देने लगा, हर चीज हर तरह की यहाँ पर जो है आंदोलन होना शुरू हो गए। तो अंततः सरकार की इसकी बात माननी पड़ी, और आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य पुनर्गठन किया गया। कोई दिक्कत? 1952 दिसंबर में प्रधानमंत्री, याद रखिएगा इतना बात। चलिए आगे देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर तेलंगाना, यहीं पर हैदराबाद था बाबू, ये तेलंगाना, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देख लेते हैं। कहता कि फिर इसी को देखते हुए दूसरे राज्यों ने भी भाषा के आधार पर राज्य हो मांग करना शुरू कर दिया। अब लो सरकार को प्रॉब्लम है, आंध्र प्रदेश उधर भाषा के आधार पर मांग शुरू कर दिया, तेलुगु वाला सब था, इधर पंजाबी बोलने वाला सब था, उड़िया बोलने वाला सब था, कन्नड़ बोलने वाला सब था, मलयालम बोलने वाला सब था। कहा हुआ तू क्या होता है, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। उसका भूख हड़ताल हुआ, नेता सब दिया तो कहा हमको आज नहीं मिलेगा क्या, इधर लोग ये सब भी क्या करने लगेगा, हम लोग भी इधर, हमको भी चाहिए, हमको भी राज चाहिए, हम भी भाषा यहाँ बोलते हैं, हमको भी एक अलग राज चाहिए। अब सरकार के लिए बड़ा समस्या, क्योंकि एक बार फैसला तो कर दिया, अगर कहता कि नहीं नहीं तुमको नहीं मिलेगा तो उसके साथ नाइंसाफी होती। अब सरकार घिर चुके थे, कहा रुको भैया तुमरे लिए एक अधिवेशन लाते हैं, फिर से राज्य का पुनर्गठन करा गया भाषा के आधार पर। कहता है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन एक आयोग बना, एक कमीशन बना, और कहा देखिए जो जो जहाँ भाषा बोलने वाला लोग है उसको एक अलग राज्य दे दीजिए, है तो भारत का नाम, बना दीजिए, स्टेट बना दीजिए, कोई दिक्कत
नहीं है। तो 1953 में, याद रखिएगा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और 1956 में 3 साल बाद 14 नए राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सोचिए, 14 नए राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए, जिसमें से देखिए असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, है ना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये सभी शामिल थे। और 6 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप या मिनिकॉय शामिल थे। तो यहाँ पर 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर बनाए गए थे। कब? 1956 में। याद रखिएगा, कब बनाए गए थे? 1956 में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये पूछेगा, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। भाषा के आधार पर सभी राज्यों को नहीं बनाया गया। जैसे मुंबई, यहाँ पर 2 भाषाएं बोलने वाले थे। अब भाषा के आधार पर दो कोई कोई अलग राज्य बना, लेकिन किसी किसी को नहीं बनाया गया। जैसे मुंबई में 2 भाषा को बोलने वाले लोग थे, एक गुजराती बोलने वाले थे, एक मराठी बोलने वाले थे, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, एक मराठी थे, गुजराती थे। एक जन आंदोलन के बाद सन 1960 में, देखो सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना। यानी 1960 ईस्वी में फिर यहाँ पर भी क्या हो गया, गुजराती बोला कि हम अलग गुजरात बनाएंगे, अलग स्टेट बन गया। फिर मराठी वाला अलग महाराष्ट्र में चल गया। समझ में आ गया? तो 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात क्या हो गया, अलग हो गया। महाराष्ट्र और गुजरात बना। पंजाब में हिंदी और गुजराती 2 समुदाय थे। यहाँ पर भी अब देखो क्या कहता है कि पंजाब में हिंदी भी बोलने वाले थे और पंजाबी भी बोलने वाले थे। तो 1966 में भी पंजाबी भाषा को पंजाब तथा बाकी जो बचा उसे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में राज्य क्या कर दिया गया, बना दिया गया। तो बात समझ में आ रहा है? तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट अलग हो गया। फिर 1966 ईस्वी में पंजाब को था, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 3 स्टेट अलग इससे हो गया। तो इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सबका ईस्वी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कहता है कि 1972 में असम से मेघालय, अब असम उधर पूर्वी स्टेट, असम से किसको अलग किया गया बाबू? 1972 ईस्वी में। देखो जितने भी ईस्वी लिखा है सब इंपोर्टेंट है। 1972 में असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य बना। किससे? असम से। देखिए, असम से मेघालय बना, मणिपुर बना और त्रिपुरा राज्य भी अलग बना। ठीक है। फिर 1987 ईस्वी में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अलग राज्य बना। कब? 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य अलग बना। कुछ राज्य भाषा के आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर बना। अब देखो, जैसे बिहार, झारखंड हो गया, ये विकास के आधार पर बना था। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब भाषा के आधार पर नहीं, इसको विकास के आधार पर बांट दिया गया। चलिए, वहां पर ये है, जैसे झारखंड में कोयला खनिज खनन इस सब था, उसको अलग बांट दिया गया। आदिवासी था, उसको अलग बांट दिया गया। तो विकास के आधार पर बनाया गया। जैसे देखो यहाँ पर क्या कहता है कि 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बने। अभी भी महाराष्ट्र में, वेदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, है ना, प्रदेश और बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने को लेकर के क्या हो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। लोग वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमरा भी एक अलग बंगाली ये सब होना चाहिए, भाषा का आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो ये आंदोलन चल रहा है। तो बात समझ में आ रहा है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कहता है जम्मू और कश्मीर। अब इसका भी अलग समस्या था। जम्मू कश्मीर में देखिए कश्मीरी बोलने वाले लोग थे और कश्मीरी भी, तो हिंदू भी वहां थे और ज्यादातर वहां पर मुस्लिम थे। तो पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते उसको देख लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत 3 राजनीतिक क्षेत्र आते थे, एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख वाला एरिया। 3 एरिया आता था। ठीक है। अब कहता है कि कश्मीर घाटी को कश्मीर के रूप में देखा जाता था। कश्मीरी बोलने वाले लोग ज्यादातर मुस्लिम और कुछ वहां पर हिंदू भी शामिल थे। तो कश्मीर में कश्मीरी भाषाएं बोली जाती थी। और यहाँ के राजा थे हरि सिंह। ये कहा था क्या कि हम जो है ना तो पाकिस्तान में जाएंगे ना तो भारत में मिलेंगे, हम ये नहीं मिलने वाले। यानी ये भी विलय होना भारत में नहीं चाहते थे। और कश्मीर सुंदर जगह था सबसे। अब भारत सोच रहा था कि उसको मिला ले। हरि सिंह यहाँ था कि हम नहीं मिलेंगे, हम समझौता पर हस्ताक्षर ही नहीं करेंगे, हम भारत में मिलना ही नहीं चाहते हैं। हरि सिंह थे यहाँ के राजा। थे वहाँ के जनता मुस्लिम और हरि सिंह वहाँ के हिंदू थे, वहाँ पे शासक, ये मिलना नहीं चाहते थे। ठीक है। तो पाकिस्तान जो सोच रहा था कि पाकिस्तान सोच रहा था कि कश्मीर में तो हिंदू है, ये मुस्लिम है और मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको अपने में मिला लेते हैं, क्या करते हैं इसको जीत लेते हैं। आई पाकिस्तान सोचा भेजते हैं यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, कबालिया, कबालिया उस समय सैनिक हुआ करता था जो घुसपैठियों की तरह छिप छिप के जाता, कब्जा कर लेता।
अब पाकिस्तान भेज दिया कहाँ पर, कश्मीर में कवालियों सबको भेजा। और कवालियों को भेजा क्या करने के लिए, कब्जा करने के लिए। अब हरि सिंह को इस बात का पता चल गया कि पाकिस्तान अपना सेना कवालिया भेजा, घुसपैठिया भेजा, अभी करे तो करे क्या, कैसे लड़ेगा उस कवालियों सबसे। अब ये आया दौड़ले दौड़ले भारत के पास, महाराज ऐसे ऐसे का कंडीशन है, हम बचा लीजिए, नहीं तो फिर हम पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते हैं, बचा लीजिए। तो यहाँ का शासक कहता है देखो बहुत तुम उड़ रहे थे, जाओ, काल बचाएंगे तुमको, बनो अपना अलग राष्ट्र। कहा है कि अगर बचाएंगे किस शर्त पे, तुम यहाँ साइन करो कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। अब बेचारा के पास अलगे शर्त उधर, नहीं साइन करता तो पाकिस्तान वाला घुसपैठिया खूब कुटता पकड़ के, और चल जाता पाकिस्तान में, सब इसका धरा का धरा रह जाता, एक अलग राज्य, एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का। अब कहा कि ठीक है महाराज, किसी तरह से बचा लीजिए, साइन कर दिया कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं। और तब भारत यहाँ से सेना भेजा, घुसपैठियों को मार मार के वहां पे भगा दिया गया। लेकिन फिर भी वहां पर एक जनमत कराया गया, जनमत कराया गया तो हरि सिंह को हटा करके यहाँ पर शेख मुजब्बिर, यहाँ पर नाम होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इधर गया, हाँ, शेख अब्दुल्ला को क्या कर दिया गया, वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर भी लोगों को वहां पर एक विशेष अधिकार दिया, जो संविधान के 370 धारा के अंतर्गत उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यानी उसमें चुनाव उनाव नहीं होते थे, इसी को प्रधानमंत्री देखो, प्रधानमंत्री तो देश का होता था, उस समय वहां के मुखिया को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये मुखिया ही हुआ, इस तरह का प्रधानमंत्री नहीं था। तो शेख अब्दुल्ला को वहां का मुखिया बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर को स्वायत्त बनाए रखने के लिए संविधान में एक अलग से धारा जोड़ा गया, 370, और उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये थी जम्मू कश्मीर की कहानी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को विलय किया गया।